टुडे वी आर डिस्कसिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ HDL पार्टिकल्स। तो HDL पार्टिकल्स होते क्या हैं? दे आर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है बट इनका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, एंड देयर कंपोनेंट्स दैट दे इंक्लूड अमंग लिपिड्स। तो उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल, ये दो चीज़ें इनके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है वो पाई जाती हैं। थोड़ी अमाउंट में हमारे पास टैग्स होंगे, थोड़ी अमाउंट में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होंगे, हमारे पास ये चीज़ें होंगी। और इसके अंदर एक प्रोटीन भी अबंडेंट होती है विच इज़ ApoA1। और भी प्रोटीन्स होती हैं, ApoC2 भी होगी, ApoE भी होगी। ठीक है, और ApoB भी होगी। लेकिन ये प्रोटीन जो है ना, ये दे देता है दूसरे लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स को। तो मेजर इसके अंदर अपनी जो प्रोटीन होती है ना, दैट इज ApoA1। ठीक है, वो मैं अभी आपको साइकिल में बताती हूँ। देन इट इज फॉर्म्ड इन ब्लड। ठीक है, ये ब्लड के अंदर बनता है और ये ना लिवर के अंदर बन रहा होता है और इंटेस्टाइन के अंदर बन रहा होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोटीन्स इसको बना रही होती हैं ApoA1 और दूसरी प्रोटीन्स, वो लिवर से ही आती है, बट प्रोडक्शन इंटेस्टाइन में हो रही होती है और ये लिवर के अंदर भी इसकी मेजर कंसंट्रेशन जो है वो बन रही होती है। ठीक है, सेकेंडली जब ये लिवर के अंदर से बनकर निकलता है तो ये स्फेरिकल नहीं होता, ये डिस्क शेप्ड होता है, जिसे हम नेसेंट HDL पार्टिकल कहते हैं। डिस्कॉइड शेप होता है, डिस्कॉइडल नेसेंट HDL। उसके बाद इसकी शेप थोड़ी स्फेरिकल होती जाती है और फिर ये HDL3 और फिर हम इसको HDL2 पार्टिकल्स का नेम देते हैं, वो मैं आपको साइकिल में बताती हूँ। सो दिस इज द साइकिल फॉर HDL। ठीक है, HDL के डिफरेंट फंक्शंस हैं, पहले हम साइकिल देख लें, देन मैं आपको इसके फंक्शंस भी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर में इसकी सिंथेसिस हुई। उसके बाद ये हमारे पास जो है ये सर्कुलेशन में आ गया है, और जो सर्कुलेशन में आया है दिस इज द डिस्कॉइडल नेसेंट HDL। तो ये जो डिस्कॉइडल नेसेंट HDL है, इसके पास ApoA1 भी है, टैग्स भी हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी हैं बहुत थोड़ी अमाउंट में, और मेजरली इसके पास ApoA1 प्रोटीन होती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स भी होते हैं, बट इन वेरी माइनर अमाउंट। ठीक है, जो इसके पास ApoC2 और ApoE प्रोटीन होती है ना, ये वो प्रोटीन जो है ये सर्कुलेशन के दौरान ये दे देता है HDL पार्टिकल टू द VLDL पार्टिकल्स एंड टू द LDL पार्टिकल और काइलोमाइक्रोन पार्टिकल्स को ये दे देता है। ठीक है, और इसके पास फिर वो नहीं रहती, फिर इसके पास प्रोटीन्स में ApoA1 ही बचती है। उसके अलावा इसके पास जो है वो टैग्स होते हैं थोड़े से, और थोड़े से दूसरे कंपोनेंट्स हैं। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को लेना और फिर अल्टीमेटली उसे लिवर तक पहुंचाना। ये मेजर फंक्शन है। ठीक है, और दूसरा मेजर फंक्शन मैंने अभी बताया कि ये एपोप्रोटीन सप्लाई करता है दूसरे लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स को। अब जब ये सर्कुलेशन से गुजरता है तो ये हमारे पास एक पेरिफेरल टिश्यू बना हुआ है। तो ये सर्कुलेशन में कैसे लेता है कोलेस्ट्रॉल? जो पेरिफेरल टिश्यूज़ में कोलेस्ट्रॉल होती है ना, वो ABCA1 प्रोटीन के ज़रिए से बाहर निकलती है टिश्यूज से, और वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है सर्कुलेशन में HDL पार्टिकल्स के पास। ठीक है, तो ये जो ABCA1 प्रोटीन है ये ATP के ज़रिए से ना उसको ट्रांसपोर्ट करती है आउट ऑफ द सेल। ठीक है, और उसको HDL पार्टिकल पर लोड कर देती है। ये नॉन स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल होती है। ठीक है, यानी ये कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होती है। जब ये HDL पार्टिकल के पास आ जाती है तो HDL पार्टिकल फिर इसको स्टेरिफाई करता है। स्टेरिफाई करने का मतलब है इसके अंदर फैटी एसिड्स ऐड करता है। एक फैटी एसिड ऐड करते हैं हम कोलेस्ट्रॉल के अंदर तो वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट हो जाती है। वो एक फैटी एसिड हम लेते कहाँ से हैं? जो HDL पार्टिकल है उसके अपने पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, मैंने बताया। तो लेट्स सपोज फॉस्फेटिडाइलकोलिन है, हम उससे एक फैटी एसिड ले लेंगे और वो कोलेस्ट्रॉल को दे देंगे और कोलेस्ट्रॉल एस्टर बन जाएगा। और जो फॉस्फोलिपिड है वो लाइसोफॉस्फोलिपिड लेट्स सपोज लाइसोफॉस्फेटिडाइलकोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये सारा ये रिएक्शन एक एंजाइम के कैटालाइज करने से हो रहा है विच इज़ LCAT एंजाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है ये इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। सेकंड मेजर बात जो HDL की प्रॉपर्टी है या फंक्शन आप कह सकते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है नॉन स्टेरिफाइड फॉर्म में और फिर खुद कोलेस्ट्रॉल की स्टेरिफिकेशन करता है। ठीक है, और इसकी रीज़न क्या होती है कि अगर हम उसको स्टेरिफाइड फॉर्म में लेंगे ना तो बड़ी जल्दी HDL जो है वो फिलअप हो जाएगा और जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल सेल से ले नहीं पाएंगे। तो जब हम उसको सिंपल फॉर्म में लेते हैं और खुद कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम जितना चाहे कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं, वो इनहिबिशन नहीं होती एंजाइम की। ठीक है, तो ये इसकी रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको जो है वो सिंपल फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, सेकेंडली फिर ये जो HDL पार्टिकल जो नेसेंट था, डिस्कॉइड शेप था, जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेता है, सबसे पहले ये कन्वर्ट होता है HDL3 पार्टिकल में विच इज़ कोलेस्ट्रॉल पुअर। शुरू शुरू में इसके पास नहीं होती कोलेस्ट्रॉल, देन कोलेस्ट्रॉल रिच होता जाता है, टिश्यू से लेता जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है विद द सेम मैकेनिज्म HDL2 पार्टिकल में, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि हम सारे कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो HDL2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है।
उसके बाद जब इसके बाद इतनी सारी कोलेस्ट्रॉल एस्टर आ जाती है तो अब क्या होता है, एल्केट एंजाइम ना फिर थोड़ा थोड़ा इनहिबिट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट इनहिबिशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो शुरू में मैंने बात की कि ABCA1 प्रोटीन भी जो है वो इनहिबिट नहीं होती ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन स्टेरिफाइड फॉर्म ऑफ अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल एस्टर एक्युमुलेट हो जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, ये जो HDL पार्टिकल है ना सर्कुलेशन में, VLDL पार्टिकल्स भी तो होंगे, ये अपना थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल एस्टर एक्सचेंज कर लेगा फॉर टैग्स टू द VLDL पार्टिकल्स। तो ये VLDL पार्टिकल से टैग ले लेगा और अपने थोड़े से कोलेस्ट्रॉल एस्टर उनको दे देगा। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसमें थोड़ी सी और जगह बन जाएगी और ये मज़ीद कोलेस्ट्रॉल को जमा कर सकता है। तो ये जिस एंजाइम की वजह से होता है, दिस एंजाइम इज़ नोन एज CETP, कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इस तरह से इसने अपना जो है वो कोलेस्ट्रॉल थोड़े से दे दिए और टैग ले लिए। जो रेस्ट ऑफ द पार्टिकल है वो जाकर लिवर पर अटैच हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है, इफ़ आई यूज़ द पेन, तो मेरे पास ये जो HDL2 पार्टिकल है, ये HDL3 है और ये HDL2 है। जो HDL2 पार्टिकल है गया लिवर के पास स्पेसिफिक SR यानी स्कैवेंजर रिसेप्टर क्लास B होते हैं। ठीक है, B1। ठीक है, ये उन रिसेप्टर्स पर जाकर अटैच होता है और ये खुद पूरा का पूरा एंडोसाइटोज नहीं होता, सिर्फ इसके अंदर वाला कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ठीक है, वो ये लिवर को दे देता है, लिवर उसको ले लेता है। ठीक है, जबकि जो बाकी सारा HDL पार्टिकल है वो एज इट इज़ रिलीज हो जाता है और वो वापस HDL3 में कन्वर्ट हो जाता है। और जो HDL3 है वो दोबारा सर्कुलेशन से गुजरते हुए पेरिफेरल टिश्यू से अपने अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल एक्युमुलेट करता जाएगा और ये साइकिल इस तरह जो है ये रिपीट होता रहेगा। ऑब्वियसली इसकी भी हाफ लाइफ होती होगी, एक टाइम पर आकर ये डिग्रेड हो जाएगा और ऑब्वियसली हमारे पास साथ साथ नए HDL पार्टिकल्स भी बनते आ रहे हैं। सो दैट्स हाउ द मेटाबॉलिज्म ऑफ HDL इज टेकिंग प्लेस। तो हमारे पास इसके फंक्शंस क्या क्या हुए हैं, हमारे पास इसका एपोलाइपोप्रोटीन सप्लाई करता है टू द अदर लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स। नंबर 2, नॉन स्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल अपटेक है। ठीक है, जिसमें ये प्राइमरीली जो है शुरू शुरू में इसके पास सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और एपोप्रोटीन्स होती हैं, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रॉल लेता है और नॉन स्टेरिफाइड फॉर्म में लेता है। ठीक है, थर्डली ये कोलेस्ट्रॉल की स्टेरिफिकेशन करता है विद द हेल्प ऑफ एलकैट एंजाइम। ठीक है, ये एलकैट जो एंजाइम है ना, ये लिवर के अंदर सिंथेसाइज होता है और ये नेसेंट HDL के साथ बाइंड करके रहता है और ये एक्टिवेट होता है ApoA1 प्रोटीन से। इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा कि ApoA प्रोटीन जो है ना, ये इस एंजाइम को एक्टिवेट कर रही है। उसके बाद है कि इस स्टेरिफिकेशन का फ़ायदा क्या होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहती है, अलाउइंग कंटिन्यू डिफ्लक्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू HDL। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कोलेस्ट्रॉल लेता जाता है थ्रू रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है कि जिसमें इफ्लक्स होता है कोलेस्ट्रॉल का फ्रॉम पेरिफेरल सेल्स टू HDL पार्टिकल, फिर उसकी स्टेरिफिकेशन होती है बाय एलकैट, फिर वो जो कोलेस्ट्रॉल रिच HDL2 पार्टिकल है वो लिवर के साथ बाइंड करता है, बीच में हम एक्सचेंज भी कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन के ज़रिए से। उसके बाद फिर हम कोलेस्ट्रॉल को लिवर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम जो लिपिड डिप्लीटेड या कोलेस्ट्रॉल डिप्लीटेड HDL3 पार्टिकल होता है ना, उसको दोबारा सर्कुलेशन में भेज देते हैं और दोबारा से उसकी जो है ना यही सारा साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल भी लिखा हुआ है। वो क्लिनिकल क्या है कि अगर ABCA1 प्रोटीन जो इसकी एक्सोसाइटोसिस करा रही है कोलेस्ट्रॉल की पेरिफेरल सेल से HDL पार्टिकल में, वो डेफिशिएंट हो या उसमें म्यूटेशन हो, तो उसकी वजह से टेंजियर्स डिजीज़ होती है। ठीक है, जिसमें वर्चुअल एब्सेंस होती है HDL पार्टिकल्स की। ठीक है, और एंड इट इज़ ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड पुअर A1, ApoA1 प्रोटीन भी इसमें डिग्रेड हो जाती है। तो इसके दो मेन फीचर्स हैं, ApoA1 प्रोटीन भी डिग्रेड हो जाती है और ABCA1 पार्टिकल्स भी नहीं होते। तो ApoA1 प्रोटीन नहीं होगी तो HDL भी नहीं होंगे, क्योंकि मेजर कंपोनेंट ही उनका ApoA1 प्रोटीन है। ठीक है, और सेकेंडली बताया हुआ है कि जो HDL है इट इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों है, बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू से ट्रांसफ़र कर रहा है लिवर के अंदर। ठीक है, उसको अक्युमुलेट नहीं होने दे रहा पेरिफेरल सेल्स में। तो ये इसका जो है वो फ़ायदा है और इसके फंक्शंस हैं। एक और चीज़ के जो ABCA1 प्रोटीन है दैट इज़ ATP बाइंडिंग कैसेड प्रोटीन। ठीक है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो तो टेंजियस डिजीज़ के अलावा दूसरी भी कुछ डिजीज़ के नेम लिखे हैं, साइटोस्टेरोलीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड एक्स लिंक्ड एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड सो ऑन, ये सारी डिजीज़ भी हो सकती हैं। देन वी हैव फ्लो चार्ट। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को आप पॉज करके रीड कर सकते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, आप इसे बुक में नोट भी कर सकते हैं। देन वी हैव अनदर माइनर टॉपिक लाइपोप्रोटीन ए। लाइपोप्रोटीन ए क्या होता है, लाइपोप्रोटीन ए ना एक छोटी सी प्रोटीन है जो कि LDL पार्टिकल से ना बहुत रिजेंबल करती है, उसका स्ट्रक्चर LDL पार्टिकल जैसा है। ठीक है, और ये ApoB100 के साथ अटैच हो जाती है, जो कि LDL ApoB100 प्रोटीन के साथ ये अटैच हो जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इसकी वजह से ना कोरोनरी डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, जो ApoE प्रोटीन है ना
जो लाइपोप्रोटीन ए है, ये जब एपो बी 100 के साथ बाइंड कर जाती है ना, तो ये एपो ए प्रोटीन बना देती है। ये जो एपो ए एक एडिशनल लाइपोप्रोटीन बन जाती है, तो ये क्या करती है, ये स्ट्रक्चरली रिजेंबल कर रही होती है प्लाज्मिनोजिन। प्लाज्मिनोजिन एक प्रोटीन है जो कि फाइब्रिन के जो क्लॉट्स बनते हैं ना ब्लड में, उनको डिग्रेड करती है, डिसॉल्व करती है। जब हमें क्लॉट बन गया, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने उसको ख़त्म भी तो करना है ना, तो ये उनको डिसॉल्व करती है। ये फिजियोलॉजिकल प्रोटीन है। तो जब आपके पास एपो ए प्रोटीन ज़्यादा बन जाती है ना, तो ये प्लाज्मिनोजिन को अटैच नहीं होने देती। जब प्लाज्मिनोजिन अटैच नहीं होगा ना, तो क्लॉट डिसॉल्व नहीं होगा, क्लॉट बना रहेगा, और वहाँ पर वो क्लॉट ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। अगर कोरोनरी आर्टरी की बात करें, तो वहाँ पर कोरोनरी हार्ट डिजीज़ कॉज कर सकता है, इस्कीमिया कॉज कर सकता है कार्डियक मसल का। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी है, और ये डायग्राम में बताया गया है। प्लाज्मिनोजिन प्लाज्मिन में एक्टिव होगा, फिर ये फाइब्रिन के साथ बाइंड करता है और फाइब्रिन को तोड़ देता है, लाइसिस कर देता है उसकी। बट अगर ये एपो बी 100 के साथ लाइपोप्रोटीन ए बाइंड हो जाए, तो ये एपो लाइपोप्रोटीन ए बना देता है। ठीक है, जो कि प्लाज्मिनोजिन से रिजेंबल करेगी। फिर ये प्लाज्मिनोजिन को अटैच नहीं होने देगी फाइब्रिन पर, और फाइब्रिन की जो है वो लाइसिस नहीं होगी। ठीक है, सो दैट्स अबाउट लाइपोप्रोटीन ए और इसका हार्ट डिजीज के साथ क्या लिंक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।